नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल YT स्टोरी वाला में। आज की यह कहानी है पैसा पाने के लिए दो महिलाओं की नरबलि दे दी गई। मित्रों, यह कहानी है तमिलनाडु के धर्मपुरी की रहने वाली 52 वर्षीय पद्मनाम अपने परिवार से दूर पिछले 15 सालों से कोची शहर में रह रही थी, जबकि उसका बीमार पति और 2 बच्चे धर्मपुरी में ही रहते थे। पदम वहाँ लॉटरी की टिकटें बेचने का काम करती थी। वह कोची के एर्नाकुलम स्थित कंदवथरा इलाके में किराए पर कमरा लेकर रह रही थी। बीते 6 महीनों पहले उसका यह धंधा मंदा पड़ गया था, जिसके चलते वह दिहाड़ी मजदूरी का काम करने लगी थी। अपना काम खत्म करने के बाद वह हर दिन अपने परिवार से फ़ोन से बात करना नहीं भूलती थी। वह रोज़ाना अपने छोटे बेटे सेल्वम को फ़ोन किया करती थी। एक दिन भी नहीं गुजरा जब उसने अपने छोटे सेल्वम को फ़ोन नहीं किया। लेकिन 26 सितंबर को देर शाम तक जब सेल्वम के पास माँ का फ़ोन नहीं आया, तब वह चिंतित हो गया। वह तुरंत अपनी माँ से मिलने के लिए कदावंथरा के लिए रवाना हो गया। अगले रोज वह माँ के कमरे पर गया। वह ताला लगा था। माँ को नहीं पाकर वह चिंतित हो गया। आसपास के लोगों से उसने माँ के बारे में पूछा तो किसी ने उसे बताया कि वह तो एक दिन पहले से ही अपने काम से वापस नहीं लौटी है। माँ को लेकर सेल्वम और अधिक परेशान हो गया। किसी अनहोनी की आशंका से वह डर गया। वह तुरंत कदावंथरा पुलिस थाने गया और अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस को ऐसी ही अधेड़ महिला के लापता होने की शिकायत 4 माह पहले भी जून के महीने में मिल चुकी थी। वह भी लॉटरी टिकट बेचने का ही काम करती थी। दोनों घटनाओं ने पुलिस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक ही धंधे से जुड़ी बुजुर्ग महिलाएं आखिर कहाँ लापता हो सकती हैं। दूसरी लापता महिला 49 वर्षीय रोजली थी। वह भी मूल रूप से त्रिशूर की रहने वाली थी, लेकिन कलाड़ी के मट्टूर में किराए के घर में एक व्यक्ति के साथ रहती थी। उसके बारे में पुलिस को पता चला कि उसकी शादी टूट गई थी और वह अपने पति से अलग रह रही थी। वह 6 जून 2022 को लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी उसकी बेटी मंजू ने 18 अगस्त 2022 को कलाड़ी थाने में दर्ज करवाई थी। शिकायत में उसने बताया था कि वह जिस आदमी के साथ रह रही थी, उसके साथ भी उसके अच्छे संबंध नहीं थे। उसके काम के बारे में बेटी ने बताया था कि वह एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय में भी काम करती थी, लेकिन कोची शहर में लॉटरी टिकट बेचने का काम भी करती थी। उसकी माँ से आखिरी मुलाकात जनवरी में तब हुई थी जब वह छुट्टी मनाने माँ के पास आई थी। उसके बाद वापस अपने पिता के पास चली गई। जब 6 जून के बाद उसका माँ से कोई संपर्क नहीं हो पाया, तब उसने उस आदमी से संपर्क किया था जिसके साथ वह रहती थी, किंतु उसने माँ के बारे में कोई सही जानकारी नहीं दी। उसके बाद उसने अपनी माँ के लापता होने की शिकायत की। पुलिस ने सेल्वम से उसकी माँ का मोबाइल नंबर लेकर उसे सर्विलांस पर लगा दिया। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी स्टडी शुरू कर दी। उसके लिए ज़्यादातर सीसीटीवी तस्वीरें और लापता पदम की फ़ोन पर हुई सभी बातचीत की रिकॉर्डिंग निकलवाई। जल्दी ही पुलिस को पदम की एक सीसीटीवी तस्वीर मिल गई, जिसमें वह तिरुवल्ला में एक युवक के साथ जाती हुई दिख रही थी। उनके मोबाइल की आखिरी लोकेशन भी वहाँ की मिली। इस तरह कोची शहर की कंदवथरा पुलिस और एर्नाकुलम ग्रामीण की कलाड़ी पुलिस द्वारा 2 लापता महिलाओं के दर्ज मामलों में सबसे पहला सुराग सेल्वम की मां पदम के फ़ोन सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज से मिला था। पुलिस ने जब इस दिशा में जांच पड़ताल की, तब एर्नाकुलम के पेरावंबुर निवासी सफ़ी उर्फ राशिद के बारे में पता चला। उसे हिरासत में लेकर जब पूछताछ की जाने लगी, तब उसके जवाब अटपटे और भ्रमित करने वाले थे। बातों बातों में वह भगवान, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ की बातें असहिष्णुता के साथ करने लगा था। हर बात पर कभी भगवान की तो कभी अल्लाह व ईसा मसीह की कस्में खाने लगा। उसकी बातों से पुलिस को वह एक सनकी और बेतुका इंसान लगा। थाने में एक पुलिसकर्मी ने जब उसे हड़का के बोला तो वह डर गया। फिर वह कहने लगा कि मुझे भगवान पर भरोसा है कि वह मुझे बचा लेगा। इसी पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसे 26 सितंबर 2022 की वह सीसीटीवी की फुटेज दिखाई, जिसमें वह पदम के साथ जाता हुआ दिख रहा था। कुछ सेकंड के उस वीडियो को देखते ही बोल पड़ा
वह तो मर गई, उसे मार दिया गया। मर गई? तूने मार दिया? नहीं नहीं, मैं क्यों मारूंगा? मैं तो सभी भगवान की पूजा करता हूं, यह पाप भला मैं क्यों करूंगा? सफी डरता हुआ बोला। तो किसने मारा? पुलिस अधिकारी ने एक झापड़ लगाते हुए उसको बोला। मैंने नहीं, उसी ने मारा, उसको पैसा चाहिए था। सफी बोला। पैसा चाहिए था? साफ साफ बताओ, क्या हुआ उस औरत के साथ? जरा भी झूठ बोलो तो वो ऊपर दिख रही ना खूंटी, उसमें जो रस्सी लटकी है उसी रस्सी से लटका दूंगा। जांच अधिकारी ने ऊपर की ओर उंगली दिखाई और उसके बाल पकड़कर उसका सिर उस ओर कर दिया। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया उस मसाज वाले ने किया साहब। सफ़ी बोला। क्या किया उसने? उसकी बलि दे दी। बलि दे दी? क्या बक रहे हो, तुम होश में तो हो ना? चौंकते हुए जांच अधिकारी ने कहा। हाँ साहब, मैं एकदम होश में हूँ। उसकी भागवल सिंह और लीला ने बलि दे दी। उसने 4 महीने पहले भी एक और महिला की बलि दी थी, ऐसा सफ़ी ने बोला। और क्या जानते हो उसके बारे में? विस्तार से बताओ। भागवल कौन है, कहाँ रहता है, तुम उसे कैसे जानते हो, सब कुछ बताओ। जांच अधिकारी की जिज्ञासा बढ़ी और उन्हें एहसास हुआ कि अब मामला जल्द ही सुलझने वाला है। सभी ने उस बारे में आगे जो बताया दोस्तों, वह काफ़ी हैरान करने वाला था। दरअसल पतनाम थिट्टा में एलनथुर के रहने वाले दंपति भागवल सिंह और उसकी पत्नी लीला ने तांत्रिक मोहम्मद सफ़ी के साथ मिलकर 3 महीना में 2 महिलाओं की अलग अलग दिनों में पूजा के दौरान बलि दे दी थी। इस बारे में तीनों से रात भर की गहन पूछताछ के बाद दोनों हत्याओं का विस्फोट खुलासा हो गया। साथ ही पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज दोनों लापता महिलाओं के बारे में पूरी जानकारी मिल गई थी। पता चला कि तीनों आरोपियों ने उनकी नृशंस हत्या करके उनके शवों के 56 टुकड़े कर मकान के पास अगल बगल दफना दिए थे। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर CH नागराजू ने 11 अक्टूबर 2022 को मीडिया को सनसनीखेज मामले की जानकारी दी। अब पुलिस को दोनों महिलाओं के शव बरामद करने थे। शवों की पहचान के लिए पुलिस ने शिकायतकर्ता बेटे और बेटी के DNA टेस्ट कराने की बात कही। आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाने के बाद पुलिस ने महिलाओं की लाशों के 56 टुकड़े गड्ढा खोदकर बरामद कर लिए। सबूत बरामद कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। असली कहानी की शुरुआत होती है अब। कोरोना के दरमियान कई लोगों के रोजगार ठप हो गए थे, उनमें डॉक्टर भागवल सिंह भी था। वह आयुर्वेद का डॉक्टर है और उसने अपने घर में ही आयुर्वेदिक मसाज का छोटा सा क्लिनिक खोल रखा था। वह पंचकर्म और दूसरे तरह की आयुर्वेदिक मसाज, तेल लगाकर मसाज आदि का काम करता था। इसमें उसकी पत्नी लीला भी योगदान करती थी। स्थानीय मरीज से लेकर विदेशी पर्यटक उसके ग्राहकों में शामिल थे। किंतु कोरोना के फैलने के बाद लोगों का आना जाना लगभग बंद हो चुका था, जिसका बुरा असर उसके काम पर भी पड़ा था। वह भारी कर्ज में डूब गया था। उसे पैसे की सख्त ज़रूरत थी ताकि वह अपने कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर सके। बात इसी साल मई-जून महीने की है। वह किसी भी तरह से पैसा पाना चाहता था। उन दिनों उसकी नज़र फेसबुक पेज पर गई जो श्रीदेवी के नाम से बना हुआ था। उसमें जो जानकारी दी गई थी वह उसके मतलब की थी। उसने तुरंत उस फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी। उसने समझा कोई श्रीदेवी फैंस का ग्रुप होगा जो ज़रूरतमंदों का सहायता करने का कार्य करता होगा। फेसबुक पेज पर एक क्रिएटिव में आर्थिक तंगी की समस्या के समाधान का शर्तिया उपाय करने का दावा किया गया था। उसने तुरंत उसमें दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल की। वह नंबर तांत्रिक मोहम्मद सफ़ी का था। सफ़ी ने उसे बताया कि उसके पास आर्थिक तंगी दूर करने का जो तरीका है उस बारे में मिलकर बताएगा। उसने यह भी कहा कि वह उस पर भरोसा करे। ऐसा करने से उनके घर में धन वैभव आने लगेगा। इस काम में वह उनकी पूरी मदद करेगा। डॉक्टर भागवल उसकी बातों पर भरोसा कर पत्नी लीला के साथ तांत्रिक सफ़ी से जो कह रहा था वो सब लोग मान रहे थे और वो जाकर एक जगह मिले। सफ़ी ने बताया कि उसे एक पूजा करनी होगी जो मानव बलि की होगी, इससे भगवान खुश होंगे। साथ भी यह भी बताया कि वो ही बलि के लिए महिलाओं का इंतजाम भी करेगा। उसके बदले उसे थोड़े पैसे खर्च करने होंगे। पति पत्नी इसके लिए तैयार हो गए। उसके बाद सफ़ी इस काम में जुट गया। इस काम में सफ़ी ने पहले कलाड़ी मट्टूर और बाद में धर्मपुरी के रहने वाली महिलाओं को पैसों और काम का लालच देकर तिरुवल्ला ले आया। कलाड़ी से लाई गई रोजली नाम की महिला को उसने 6 जून को
फिल्मों में काम दिलवाने का झांसा दिया था, जिसमें उसे 10 लाख रुपए मिलने की बात बताई थी। दूसरी महिला पदम को उसने 26 सितंबर को नौकरी दिलवाने का झांसा दिया था। तांत्रिक पहले जून में कलाड़ी की रहने वाली रोजली को लेकर पथनाम थिट्टा के एलंथुर ले गया। वहीं उसने तंत्र साधना की और उसकी बलि दी गई। डॉक्टर की पत्नी लेला ने रोजली का सिर धड़ से अलग किया और डॉक्टर भागमल सिंह ने उसके स्तन काटकर अलग किए, फिर लाश के अनेक टुकड़े कर डाले। अनुष्ठान करने के बाद सबके टुकड़े वहीं दफना दिए। इस तांत्रिक अनुष्ठान के बाद 3 माह बीत गए, लेकिन डॉक्टर भागवल की आर्थिक स्थिति में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उसने फिर तांत्रिक सफ़ी से संपर्क किया। इस पर सफ़ी ने उसे फिर झांसे में ले लिया और कहा कि उसे एक और मानव बलि देनी होगी। इसके लिए सफ़ी ने ही दूसरी महिला पदम का इंतजाम भी कर लिया। उसकी तय कार्यक्रम के अनुसार बलि दे दी गई। उन्होंने इसका भी गला काटा था। भागवल ने पदम के भी स्तन काट दिए थे। बलि देकर मारी गई महिलाओं के शवों के 56 टुकड़े किए गए और घर के पिछवाड़े में दफन कर दिए गए। काले जादू की रस्म के तहत दीवारों और फर्श पर खून के छींटे पड़े हुए थे। पुलिस को जांच में पता चला कि डॉक्टर भागवल ने दोनों महिलाओं के काटे हुए स्तन भूनकर खाए थे। यह सब तांत्रिक के कहने पर काला जादू को प्रभावशाली बनाने के लिए किया था, ताकि धन संपदा को अपनी ओर खींचा जा सके। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद तांत्रिक मोहम्मद शफी के पुराने कुकर्मों का काला चिट्ठा भी खुल गया, जिसमें वह मानव तस्करी के धंधे में लिप्त पाया गया। इस लोमहर्षक घटना को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शोक व्यक्त करते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से बीमार लोग ही इस तरह के अपराध कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के काले जादू और जादू टोना की रस्मों को सभ्य समाज के लिए एक चुनौती के रूप में ही देखा जा सकता है। इस बीच नरबली आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई ऐसी ही किसी सत्य कथा को लेकर आप सभी के बीच में जल्दी ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदा रहिए। जिंदा रहने में ही मज़ा है।